नमस्कार, स्वागत है आपका करियर पाथ स्टडी में। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट किया था हमने। उस सीरीज़ के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक, इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था। परवर्ती मुगल काल हो चुका था, लेटर मुगल पीरियड हो चुका था, और इसके अलावा हम लास्ट वीडियो में स्वतंत्र राज्यों को शुरू कर चुके हैं। यानी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उन स्वतंत्र राज्यों में से अवध, हैदराबाद राज्य ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर जो आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप जो है उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र राज्यों में कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड, राजपूताना, मैसूर, पंजाब, इन राज्यों को करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक राज्य इस टाइम में 1720 में इसकी स्थापना सादतुल्ला खां के द्वारा की गई थी। सादतुल्ला खां, और आपको पता ही है 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल शासक गद्दी पर था, और उसी के टाइम में अवध, हैदराबाद, बंगाल स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत सादतुल्ला खां के द्वारा कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। और इससे पहले अगर जो हम देखें तो तमिल क्षेत्र तक औरंगज़ेब का शासन था, और इस दौरान परवर्ती मुग़ल काल में कर्नाटक भी उस श्रृंखला के अंतर्गत मुग़लों से अलग होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है और राजधानी स्थापित करता है अपनी अर्काट को। अर्काट इस दौरान जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी थी, और 1740 तक इसने शासन किया था। इसके बाद में दोस्त अली का नाम आता है, और दोस्त अली के बाद में सफदर अली का नाम आता है शासक के तौर पर, और उसके पश्चात अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के बाद में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जिन शासकों का नाम आता है उसमें चंदा साहब का नाम आता है। चंदा साहिब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से अंबूर का युद्ध किया था। अंबूर का युद्ध आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम कर रहे हैं। अंबूर का युद्ध, जिसमें अनवरुद्दीन को पराजित करके उसकी हत्या करके चंदा साहिब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से अधिकार कर लिया था कर्नाटक राज्य पर। और इसके बाद में मोहम्मद अली और ओमदूत उल उमेर का नाम कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। मोहम्मद अली और ओमदूत उल उमेर का नाम आता है। ये अंतिम कर्नाटक राज्यों में शामिल है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया गया था टीपू सुल्तान के साथ में षड्यंत्र करने का, और टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक राज्य को ब्रिटिश राज्य में स्थापित कर लिया था 1801 में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य संबंधित। यानी संस्थापक कौन था 1720 में, सादतुल्ला खां, और उसके बाद में अंबूर का युद्ध आपको ध्यान रखना है। अनवरुद्दीन को पराजित करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से चंदा साहब ने कर्नाटक राज्य के शासक के तौर पर शासन किया, और लास्ट में मोहम्मद अली और इसके अलावा जो है ओमदूत उल उमेर का नाम आता है, और इनके ऊपर टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और लॉर्ड वेलेस्ली इस समय शासक थे, गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने 1801 में कर्नाटक राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया। यह आपको ध्यान रखना होगा। और
कर्नाटक का युद्ध इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है और ये युद्ध जो है 4 सीरीज में हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर, फोर्थ कर्नाटक वॉर। ये चारों युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। यानी जब भी यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कुछ संघर्ष होता तो भारत में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता था। तो चारों युद्ध जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं वो सभी के सभी कर्नाटक में हुए हैं। तो कर्नाटक एक युद्ध का अखाड़ा बनकर रह गया था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। वो सीरीज़ हम अलग से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भरतपुर राज्य की तरफ। भरतपुर राज्य की तरफ। भरतपुर राज्य का पहले भी उल्लेख मैं कर चुका हूँ और भरतपुर स्वतंत्र राज्य, इसकी स्थापना में प्रमुख सहयोग जो दिया था वो दिया था चूड़ामन और बदत सिंह ने। यानी दिल्ली के दक्षिणी हिस्से, आगरा के आसपास के हिस्से, मथुरा के आसपास के हिस्से, अलीगढ़ के आसपास के हिस्से, इन सभी पर अधिकार करके चूड़ामन बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। और भरतपुर राज्य का विस्तार प्रमुख रूप से जो किया है वो किया है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने 1756 से 1763 तक का टाइम पीरियड है महाराजा सूरजमल का। और इनके टाइम में जाट राज्य भरतपुर अपने चरम उत्कर्ष पर था, सर्वोच्च स्थिति पर था। महाराजा सूरजमल, इन्होंने जिस तरीके से जाट राज्य का विस्तार किया उस आधार पर महाराजा सूरजमल को कई नामों से पुकारा जाता है, कई उपाधियों से पुकारा जाता है, जिनमें इन्हें कहा जाता है जाटों का प्लेटो, प्लेटो ऑफ जाट्स, और इसके अलावा जाटों का अफलातून। इन्हें इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी हैं, जिनमें जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है। तो महाराजा सूरजमल जो है वो इस तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जाट राज्य भरतपुर का तेजी से विस्तार किया था। यानी पूर्व में गंगा, दक्षिण में देखा जाए तो चंबल नदी, पश्चिम में आगरा, उत्तर में दिल्ली, इन सभी हिस्सों पर जाट राज्य का निर्माण किया गया, भरतपुर राज्य का विस्तार किया गया। और 1763 में इनकी जब मृत्यु हुई तो उसी के साथ ही जाट राज्य भरतपुर का पतन जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में कोई प्रमुख जाट शासक उभर कर नहीं आया। इससे आगे बढ़ते हैं रुहेलखंड की तरफ। रुहेलखंड बरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास का हिस्सा है और बंगश पठानों से संबंधित है। इस दौरान क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इनमें से कौन 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में बंगश पठानों से संबंधित क्षेत्र है, तो हम बोल सकते हैं रुहेलखंड, बरेली के आसपास के हिस्से इस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और शुरुआती तौर पर देखा जाए तो मोहम्मद खां बंगश का नाम आता है, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है मुगल काल में अलीगढ़ कानपुर के बीच के हिस्से जो है जीते थे। अलीगढ़ और कानपुर के बीच के हिस्से जीते थे। किस दौरान जीते थे? तो जब मुगल शासक फर्रुखसियर गद्दी पर था और उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर थे, तो उस दौरान इसने इन हिस्सों को जीता था। लेकिन स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य का निर्माण किया गया था इसके पश्चात, यानी कब? जब नादिर शाह का भारत में आगमन हुआ था। तो नादिर शाह के आक्रमण से जो अव्यवस्था फैली थी उत्तर भारत में,
तो नादिर शाह के आक्रमण के दौरान अव्यवस्था फैली थी और उस दौरान जो है रोहेलों को अपना विस्तार करने का मौका मिला। तो उस दौरान स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है अली मोहम्मद खां को। अली मोहम्मद खां इस दौरान स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान इसका माना जाता है। अदरवाइज सर्वप्रथम बंगश पठानों में मोहम्मद खां बंगश ने अलीगढ़ कानपुर के हिस्सों को जीता था फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के टाइम में, लेकिन वहीं तक सीमित रहे। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है। उसके बाद में उत्तर भारत में जो अव्यवस्था फैलती है उसी का लाभ उठाकर हम देखते हैं पंजाब में सिखों ने विस्तार किया और यहाँ पर रुहेलखंड राज्य की स्थापना अली मोहम्मद खां के द्वारा, और इसने राजधानी पहले तो बरेली में आंवला में स्थापित की और उसके बाद में राजधानी जो है ले गया अपनी रामपुर। तो रुहेलखंड की राजधानियों के तौर पर जाना जाता है आंवला और रामपुर। लेटर पीरियड में रामपुर रुहेलखंड की राजधानी रही और लगातार बंगश पठानों का युद्ध जाटों के साथ, अवध के साथ, दिल्ली के साथ में जो है लगातार इनका संघर्ष चलता रहा। और आने वाले टाइम में हम ये देखते हैं कि 1774 में, आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि 1774 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने, हम ऑलरेडी पहले जब हमने अवध किया था तब भी हमने किया था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया और रुहेलखंड को अवध राज्य में मिला लिया 1774 में। तो 1774 के बाद रुहेलखंड अवध का हिस्सा बन जाता है और अवध ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था आने वाले टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1856 में। यानी 1774 में रुहेलखंड पर अवध का अधिकार और 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में डलहौजी ने अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया और अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राजपुताना की तरफ। राजपुताना या जिसे हम बोल सकते हैं राजस्थान, राजपूत 18वीं शताब्दी में, यानी इस दौरान हमने दो प्रमुख राजपूत शासकों का उल्लेख देखा था। एक तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और इसके अलावा आमेर के शासक जय सिंह सेकंड। जय सिंह द्वितीय, ये दोनों इस दौरान प्रमुख राजपूत शासक थे। मारवाड़ आजकल के जैसलमेर के आसपास का हिस्सा और आमेर आजकल के जयपुर के आसपास का हिस्सा। राजा अजीत सिंह के तौर पर आपने देखा था कि जहांदार शाह के टाइम में इनको उपाधि दी गई थी महाराजा की और जय सिंह को उपाधि दी गई थी सवाई मिर्जा की उपाधि दी गई थी, सवाई राजा मिर्जा की उपाधि दी गई थी। और हमने देखा था मराठों के पेशवा, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ और अजीत सिंह के सहयोग से सैयद ब्रदर्स ने, सैयद भाइयों ने मिलकर फर्रुखसियर की हत्या की थी और मुगल शासक जो है उस दौरान बदले गए थे। और बाद में हम देखते हैं कि जय सिंह सेकंड इस दौरान जो है काफ़ी प्रमुख हो जाते हैं। क्यों काफ़ी प्रमुख हो जाते हैं जय सिंह सेकंड? क्योंकि वो इस दौरान कई भाषाओं के ज्ञाता थे, वैज्ञानिक थे, नगर नियोजक यानी आर्किटेक्चर थे और यहाँ तक कि जो है खगोल शास्त्री थे, ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। इस दौरान 18वीं शताब्दी में बहुत से विकास के कार्य किए गए हैं जय सिंह सेकंड के द्वारा। इस वजह से इस दौरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड को हम सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जानते हैं, सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जानते हैं। और साथ में हम इसमें जोड़ लेते हैं सेकंड, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में भी जय सिंह नाम का एक राजपूत शासक था, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं जय सिंह सेकंड, सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। इसको उपाधि मिली हुई थी सवाई मिर्जा राजा की, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सवाई मिर्जा राजा जय सिंह।
सवाई मिर्जा जयसिंह जो है प्रमुख कई भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत सी लैंग्वेज का ज्ञाता था, और इसके अलावा जो है एक बहुत प्रमुख कुशल शासक था ये। इसके अलावा प्रमुख नगर नियोजक था। नगर नियोजक का मतलब है टाउनशिप प्लानिंग करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। आर्किटेक्चर था, प्रमुख साइंटिस्ट भी हम बोल सकते हैं, और इसके अलावा खगोल शास्त्री भी इसको हम बोल सकते हैं। प्रमुख लेखक भी था जयसिंह सेकंड, तो कई प्रकार से प्रमुख था, ऑलराउंडर था ये जयसिंह सेकंड। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से जिज मोहम्मद शाही नाम से एक सारणी बनाई थी पर्यवेक्षण के लिए। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के लिए एक सारणी बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी, और इसका प्रमुख कार्य होता था खगोल से संबंधित यानी स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित जो है कुछ सुपरविजन करना, उससे संबंधित एक सारणी तैयार की थी जिसको नाम दिया था इन्होंने जिज मोहम्मद शाही। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत से एग्जाम्स में देख चुका हूँ कि जिज मोहम्मद शाही सारणी जब खगोल से संबंधित थी 18वीं शताब्दी में किस शासक के द्वारा उसका निर्माण किया गया, तो हम बोल सकते हैं सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। इसके अलावा इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया था। वेधशालाएं हम बोल सकते हैं, इसका निर्माण किया था। वेधशालाएं यानी प्लानिटोरियम का निर्माण किया था। 4 प्लानिटोरियम का निर्माण किया था, 4 अलग अलग शहरों में वेधशालाओं का निर्माण किया था, और वो 4 प्लानिटोरियम दिल्ली में है एक तो, इसके अलावा एक मथुरा में है, और तीसरी जो है वो उज्जैन में है, और चौथी जो है वो है जयपुर में। आपने जंतर मंतर का नाम सुना होगा, दिल्ली में जंतर मंतर है, आजकल वो स्पेशली फेमस है बहुत से आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए, लेकिन वहाँ पर फेमस वेधशाला है जिसका निर्माण जयसिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। और ऐसा ही मथुरा, उज्जैन, जयपुर में भी एक एक वेधशाला है, जंतर मंतर के नाम से ही है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि इनमें से किस शहर में या किस स्थल में जयसिंह सेकंड के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया गया, तो इन चारों के अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा जयसिंह सेकंड इस दौरान जो है राजपूत शासकों में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था, जो एक तरीके से ऑलराउंडर था। इससे आगे हम बढ़ते हैं मैसूर राज्य की तरफ। मैसूर राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि मैसूर राज्य जो है इस दौरान काफ़ी तेज़ी से उभर कर आया था, और मैसूर राज्य हम देख सकते हैं इस दौरान इन सभी हिस्सों में फैला हुआ था दक्षिण भारत में। आपने मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य आपने देखा होगा, लगभग इन्हीं हिस्सों में वो स्थित थे। और हम ये देखते हैं मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, और ऐसे ही दक्षिण भारत में इसी दौरान बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। दोनों पैरेलल जो थे, एक तरफ मुस्लिम साम्राज्य और एक तरफ हिंदू साम्राज्य, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जो है वो उस काल का दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था। इन दोनों साम्राज्यों की स्थापना, इन दोनों एम्पायर की स्थापना जो है तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई थी। ये आप दिल्ली सल्तनत में देख चुके होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसके संघ की किस्म का शासक भी कहा जाता है। 1325 से 1351 तक का इसका टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत में, और इसी के शासनकाल के दौरान में दिल्ली सल्तनत के हाथ से दक्षिण भारत के ये दोनों हिस्से निकले थे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर की थी, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना
1342 में अलाउद्दीन हसन शाह, या जिसे कहा जाता है हसन गंगू, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इन दोनों राज्यों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुई थी। और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसी दौरान किस बारे में चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे प्रमुख युद्ध के बारे में, जिसका नाम है 1565 का तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध काफ़ी फेमस है इंडियन हिस्ट्री में, और इस युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। और इस युद्ध का एक और नाम है, और वो नाम है राक्षस तंगड़ी युद्ध। तो 1565 का बन्नी हट्टी का युद्ध, बैटल ऑफ बन्नी हट्टी, बैटल ऑफ तालीकट्टा और बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, एक ही युद्ध का नाम 3 नामों पर है, क्योंकि एग्जैक्ट जो गांव का नाम था जहां पर ये युद्ध हुआ था वो था राक्षस तंगड़ी, और उसके आसपास के हिस्सों को बन्नी हट्टी और तालीकोटा के नाम से जाना जाता था। इस वजह से इनको 3 नामों से पुकारा जाता है। और ये ऐतिहासिक युद्ध जो है, इस युद्ध के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया था। यानी एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, उसके जो 5 टुकड़े हो चुके थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, 1490 में उन 5 शक्तियों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया था। और इस युद्ध के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया गया था 1565 में। और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर एक राज्य उभर कर आया था इस दौरान, जिसका नाम था मैसूर राज्य। वोडेयार वंश के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर। और हम इस दौरान जो विजयनगर साम्राज्य कर रहे हैं वो 18वीं शताब्दी का विजयनगर साम्राज्य है, सॉरी विजयनगर बोल रहा हूं मैं, मैसूर साम्राज्य है, मैसूर राज्य है। और मैं जिस मैसूर राज्य की बात कर रहा हूं वो मैसूर राज्य जो है तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर के अवशेषों पर स्थापित हुआ था। किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो मैं बोल सकता हूं वोडेयार वंश के द्वारा, वोडेयार वंश के द्वारा। और 18वीं शताब्दी में इस दौरान उसी वोडेयार वंश के एक शासक जिसका नाम था कृष्ण, या जिसका पूरा नाम था चिक्का कृष्ण, चिक्का कृष्ण इस समय का एक प्रमुख शासक था, जिसे हम बोल सकते हैं चिक्का कृष्ण सेकंड। और ये कठपुतली शासक था। इसके टाइम में प्रमुख जो है शक्तिशाली जो 2 भाई थे, जिनका नाम था नंदराज और देवराज, 2 भाई थे। इन दोनों के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से वोडेयार वंश पर यानी मैसूर राज्य पर अधिकार किया हुआ था। और 1749 में इन्होंने हैदर अली नाम के एक व्यक्ति को अपनी सेना में सैनिक के तौर पर शामिल किया था। जल्द ही हैदर अली अपनी योग्यता के आधार पर और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से इसने इन दोनों को संन्यास लेने पर जो है मजबूर कर दिया। और 1755 में मैसूर में ही एक जगह है जिसका नाम है डिंडीगुल, मैसूर में ही एक जगह का नाम है डिंडीगुल, वहाँ पर एक शस्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल शस्त्रागार से संबंधित कौन संबंधित है, तो हम बोल सकते हैं हैदर अली संबंधित है। डिंडीगुल शस्त्रागार की स्थापना 1755 में 1755 में फ्रांसीसियों के सहयोग से की, और इसी से हैदर अली शक्तिशाली बनता चला गया। 1760 तक मैसूर राज्य पर इसका अधिकार हो गया, और औपचारिक रूप से इसने मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया था 1761 में। तो हैदर अली के नेतृत्व में, हैदर अली के शासनकाल में 1760 में इस दौरान के मैसूर राज्य की शुरुआत हो जाती है। इस काल के, इस दौर के मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा हो जाती है। और इस दौरान मैसूर राज्य बहुत प्रबल दावेदार दक्षिण भारत में उभर कर आया था। बहुत तेजी से मैसूर राज्य का विकास चारों तरफ से हुआ था, बहुत तेजी से मैसूर राज्य ने प्रगति की थी। और हैदर अली
जिस दौरान मैसूर राज्य का शासक था उस दौरान मराठे लगातार अपना विस्तार कर रहे थे। उसका पड़ोसी राज्य हैदराबाद का निज़ाम जो है वो मैसूर पर अपना अधिकार मानता था, यानी वो मानता था कि मैसूर पर देखा जाए तो उसी का शासन होना चाहिए। और इसी दौरान दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज तेजी से अपना विस्तार कर रहे थे। लेकिन 1763 में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित हो गई और सिर्फ व्यापार तक सीमित हो गई। इस वजह से अंग्रेज, मराठे और निज़ाम ये तीनों लगातार जो है अपना विस्तार कर रहे थे। ऐसे टाइम में 1763 में अंग्रेज़ों ने 1767 में अंग्रेज़ों ने अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यह जिसे हम बोल सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये युद्ध चला था 1767 से 1769 के बीच में। और ये युद्ध का कारण था अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति। अंग्रेज़ जो है लगातार अपना हर क्षेत्रों में विस्तार कर रहे थे और दक्षिण भारत में मैसूर राज्य पर अपना विस्तार जो है करना चाहते थे। इस वजह से 1767 में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इसी आक्रमण के दौरान दूरदृष्टि दिखाते हुए, बुद्धिमत्ता दिखाते हुए हैदर अली ने मराठों और निज़ाम के साथ में संधि कर ली, यानी एक त्रिपक्षीय संधि कर ली अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये हैदर अली की एक प्रमुख सफल नीति मानी जाती है, जिसके अंतर्गत उसने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया। लेकिन जल्द ही जो है 1767 में तिरुवन्नमलई एक जगह का नाम है दक्षिण भारत में, यहाँ एक युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। इस युद्ध में, जिसे हम बोलते हैं तिरुवन्नमलई का युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली अंग्रेज़ों से पराजित हो गया। लेकिन ये उसकी अंतिम पराजय नहीं थी, एक हल्की छोटी सी पराजय थी। और इसका परिणाम ये रहा कि तिरुवन्नमलई के युद्ध में हैदर अली के पराजित होने की वजह से हैदराबाद का निज़ाम, जो हैदर अली के साथ में संधि कर चुका था मराठों के साथ मिलकर, वो अंग्रेज़ों के साथ जा मिला। उसने हैदर अली को छोड़कर अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। और जल्द ही हैदर अली ने अपनी शक्ति को बटोरा और तेजी से आक्रामक जो है युद्ध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। मैंगलोर में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया, बॉम्बे से आई उसकी सेना को पराजित किया और जल्द ही हैदर अली ने मैंगलोर से मद्रास तक धकेल दिया ब्रिटिश सेना को। और आखिरकार जो है अंग्रेज़ों ने हैदर अली के साथ में संधि की, जिसे हम बोलते हैं 1769 की मद्रास की संधि। मद्रास की संधि मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4 युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में। और आपको ध्यान रखना है कि पहले वॉर के बाद में मद्रास की संधि हुई, दूसरे वॉर के बाद में मैंगलोर की संधि हुई, तीसरे वॉर के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और चौथे वॉर के अंतर्गत मैसूर राज्य जो है उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। और उन्होंने वोडेयार वंश के ही एक अल्पवयस्क व्यक्ति को जो है मैसूर राज्य की गद्दी पर बिठा लिया और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का अधिकार रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहा मैसूर राज्य पर। तो हम चलते हैं मद्रास की संधि की तरफ। मद्रास की संधि के अंतर्गत हैदर अली के पक्ष में संधि थी, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। लेकिन इस संधि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि जब भी एक दूसरे को किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ युद्ध के लिए सहायता आवश्यकता होगी सेना की, तो एक दूसरे राज्य का जो है वो सहयोग करेंगे। लेकिन ये देखा जाए तो आगे नहीं हो पाया था। आगे हम बढ़ते हैं सेकंड एंग्लो
मैसूर वॉर की तरफ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसका टाइम पीरियड है 1780 से 1784 तक का टाइम पीरियड है। और ये युद्ध होने का प्रमुख कारण था क्योंकि 1773 में 1773 में अंग्रेज़ों ने माहे पर अधिकार कर लिया था। माहे, यहाँ पर बहुत से फ्रांसीसी फैक्ट्रियाँ थी और वैसे ये मैसूर राज्य में पड़ता था। 1773 में माहे पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और इस अधिकार की वजह से अंग्रेज़ों की सीधी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट जो है चुनौती थी हैदर अली के खिलाफ कि उसके क्षेत्र पर अधिकार किया है। आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इस दौरान भारत में गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के ऊपर जो है प्रमुख जो है अधिकार रखता था। और वॉरेन हेस्टिंग की ही ये नीति थी कि मैसूर राज्य पर अधिकार किया जाए और उसी का परिणाम था कि सबसे पहले 1773 में माहे पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। 1781 में हैदर अली और जनरल आयरकुट के बीच में, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने नियुक्त किया था, जनरल आयरकुट के बीच में पोर्टा नोवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1781 का पोर्टा नोवा का युद्ध, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग ने नियुक्त किया था जनरल आयरकुट को। तो जनरल आयरकुट और हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली को पराजित कर दिया था जनरल आयरकुट ने, लेकिन वो आंशिक लाभ ही मिला था, थोड़ा सा ही लाभ मिला था अंग्रेज़ों को कि उन्होंने हैदर अली को पराजित किया। जल्द ही हैदर अली ने अपनी शक्तियों को बढ़ाकर तेजी से अपना विस्तार किया और जल्द ही हैदर अली ने जो है इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज़ों को फिर से पराजित किया, यानी पोर्टा नोवा के युद्ध के बाद में फिर से अंग्रेज़ों को पराजित किया। लेकिन युद्ध में घायल होने की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की युद्ध में घायल होने की वजह से मृत्यु हो गई और सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाया उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, यानी युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध को आगे बढ़ाया टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने भी समान टक्कर दी हैदर अली की तरह अंग्रेज़ों को, लेकिन 1784 तक आते आते मैसूर राज्य और ब्रिटिशर जो है दोनों थक चुके थे युद्ध से और आखिरकार इन दोनों ने संधि कर ली, जिसे हम बोल सकते हैं मैंगलोर की संधि, जिसे हम बोल सकते हैं मैंगलोर की संधि। इस संधि के अंतर्गत ना तो मैसूर राज्य को कोई लाभ मिला और ना ही अंग्रेज़ों को कोई लाभ मिला और आखिरकार जो है मैंगलोर की संधि के अंतर्गत सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की बात करेंगे हम। टीपू सुल्तान इस समय हैदर अली का प्रमुख शासक, काफ़ी इम्पोर्टेंट था और टीपू सुल्तान जो है इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी क्षेत्रों में ऑलराउंडर था, काफ़ी क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। टीपू सुल्तान जो है कई भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़, इन चारों भाषाओं का ज्ञाता था टीपू सुल्तान। इसके अलावा 1787 में इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। टीपू सुल्तान नाम के अपने सिक्के जारी किए थे और अपने बहुत से सिक्कों में इसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे इसने। इसके अलावा टीपू सुल्तान इसके शासनकाल के दौरान 1789 में प्रसिद्ध फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था।
और इससे ये काफ़ी प्रभावित था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से टीपू सुल्तान। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर इसने श्रीरंगपट्टनम, जो इस समय मैसूर राज्य की राजधानी थी, यहाँ पर एक वृक्ष स्थापित करवाया और उसे नाम दिया इसने स्वतंत्रता वृक्ष, यानी फ्रीडम से काफ़ी प्रभावित था ये, फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित था, काफ़ी अवेयर था, जागरूक था इस दौरान, और इसने स्वतंत्रता वृक्ष का निर्माण करवाया। और इसके अलावा इसने अपने राज्य में फ्रांस की तर्ज पर जैकोबीन क्लब की स्थापना की, और ये स्वयं जो है सदस्य बना इस क्लब का। जैकोबीन क्लब की स्थापना की थी फ्रांस की तर्ज पर, और उसका मेंबर बना टीपू सुल्तान। मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है टीपू सुल्तान। इसने पॉलीगार व्यवस्था को समाप्त किया था। दक्षिण भारत में पॉलीगार व्यवस्था किसे बोलते हैं, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से जमींदारी व्यवस्था बोल सकते हैं। इसने इस व्यवस्था को स्थापित किया, और भू राजस्व प्राप्त करने के लिए, किसानों से टैक्स प्राप्त करने के लिए राज्य ने डायरेक्ट किसानों के साथ संबंध स्थापित किया, जिसे हम बोलते हैं रैयतों के साथ संबंध स्थापित किया, क्योंकि दक्षिण भारत में किसानों को रैयत कहा जाता है। और अपने प्रशासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें टच दिया था, वेस्टर्न टच दिया था, अपनी सेना को फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित करवाया था। तो अपने समय से काफ़ी आगे माना जाता है टीपू सुल्तान। और इसके टाइम में 1790 से लेकर 1792 तक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1790 to 1791 का ये टाइम पीरियड है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम में भारत के वायसराय थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनके टाइम में ये प्रसिद्ध जो है युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान इसके टाइम में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम में गवर्नर जनरल थे। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है टर्की के साथ में पत्र व्यवहार किया था, फ्रांस के साथ में पत्र व्यवहार किया था, मॉरिशस के साथ में, मॉरिशस हिंद महासागर में जो स्थित है, मॉरिशस के साथ में पत्र व्यवहार किया था, और काबुल के साथ इसका पत्र व्यवहार था। यानी विदेशी राज्यों के साथ में इसने मदद प्राप्त करने के लिए बहुत से पत्र व्यवहार किए थे, उनके टच में था, ये इनके फ्रेंड्स थे। फ्रांस के साथ में इसने पत्र व्यवहार किया था, और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी नौसेना के तर्ज पर 1796 में टीपू सुल्तान नौसेना की बोर्ड की स्थापना अपने राज्य में कर चुका था। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने खुद टीपू सुल्तान को उसी की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में काफ़ी लंबे टाइम तक घेरे रखा, और आखिरकार जो है टीपू सुल्तान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। और इस युद्ध के पश्चात 1792 में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बीच में संधि हुई, जिसे हम बोल सकते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने युद्ध के हार जाने के तौर पर टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए का उस समय युद्ध के हार जाने के तौर पर मुआवजे के लिए जो है 3 करोड़ रुपए रखे। और जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के तौर पर अंग्रेज़ों को नहीं देता, तब तक जो है दोनों पुत्र टीपू सुल्तान के जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं चुकाए जाते उसके पास जमानत के तौर पर रहेंगे, और लगभग अपना आधा राज्य खोना पड़ा टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत। ये महत्वपूर्ण सफलता थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फेवर में रहा अंग्रेज़ों के, और उसके कुछ ही समय बाद चौथा आक्रमण हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 से संबंधित है, और इस समय भारत में गवर्नर जनरल बन चुके थे लॉर्ड वेलेस्ली।
भारत में गवर्नर जनरल बन चुके थे इस टाइम में लॉर्ड वेलेस्ली, जिनके टाइम में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी। इस युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान ने नेपोलियन के साथ में भी इसका पत्र व्यवहार हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस समय अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठों के साथ में संधि कर ली थी। हैदर अली की हम बात करें तो हैदर अली जब भी युद्ध होता था अंग्रेज़ों के साथ में, निज़ाम के साथ में, मराठों के साथ में संधि कर लेता था, लेकिन इस मामले में टिप्पू सुल्तान विफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने आसपास के राज्यों के साथ में अगर जो टिप्पू सुल्तान ने सहयोग प्राप्त किया होता तो अवश्य कोई और कुछ और इतिहास होता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा निज़ाम को, मराठों को अपने साथ मिला लिया गया और इस शर्त पर मिला लिया गया कि मैसूर राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3 समान पार्ट्स में जो है हम डिवाइड कर लेंगे। आखिरकार मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया और जल्द ही आक्रमण करते हुए युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा जाता है और 4 मई 1799 को टिप्पू सुल्तान की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है और मैसूर राज्य पर अधिकार हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया, जबकि वोडेयार वंश के ही एक व्यक्ति को, एक बच्चे को जो है इसकी गद्दी पर बिठाया गया और कुछ हिस्सों पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। इसमें थोड़ा लाभ जो है मराठों और निज़ाम को भी दिया गया, लेकिन लास्ट तक जो है वोडेयार वंश का ही इस पर अधिकार रहा अप्रत्यक्ष रूप से और 1947 तक इस पर अधिकार रहा। आने वाले टाइम में जो नीति अपनाई गई थी भारतीय संघ में इन राज्यों को मिलाने की, तो उसके अंतर्गत जो है मैसूर राज्य को भारतीय संघ में 1947 के बाद में शामिल कर लिया गया। लेकिन इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली का जो सेनापति था वो सेनापति जो है वेलेस्ली हैरिस और स्टुअर्ट थे। वेलेस्ली हैरिस जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था और इसके साथ में स्टुअर्ट, इन दोनों को श्रेय दिया जाता है टिप्पू सुल्तान पर अधिकार करने का। और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में प्रसिद्ध मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। इस उपलक्ष्य में आयरलैंड के लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली मूल रूप से आयरलैंड का था, तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने लॉर्ड वेलेस्ली को मैसूर राज्य पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में मार्क्विस की उपाधि दी थी। मार्क्विस की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा उसके टाइम में प्रसिद्ध मैसूर राज्य पर अधिकार जो किया गया, उस उपलक्ष्य में आयरलैंड के मैसूर राज्य पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, उस उपलक्ष्य में इसको मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर समाप्त हो जाता है आपका मैसूर राज्य और हम बढ़ते हैं पंजाब राज्य की तरफ। पंजाब शब्द जब भी आता है तो सिखों का उल्लेख है और सिखों के 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना 1500 ईस्वी में की जा रही है और गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक जो है टोटल 10 गुरु हुए हैं, सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के टाइम में 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ का मतलब ये था कि उन्होंने गुरुत्व सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। यानी गुरु का पद समाप्त कर दिया था। जैसे कि गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, विभिन्न प्रकार के जो 10 गुरु हुए हैं, उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट 10वें गुरु थे, उन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया था। गुरु का पद समाप्त करके 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यानी सिखों को खालिस यानी प्योर सैनिक घोषित किया कि जन्म से ही लड़ाकू सैनिक जो है उन्हें माना जाए। गुरुत्व सिद्धांत समाप्त करके उन्होंने आदि ग्रंथ जो सिखों का पवित्र ग्रंथ था उसे गुरु का दर्जा दिया। इस वजह से आदि ग्रंथ का नाम बदलकर हो गया गुरु
ग्रंथ साहिब के नाम से उसको हम जानते हैं, और खालसा पंथ की स्थापना की। आने वाले टाइम में 1708 में औरंगजेब की मृत्यु के अगले ही वर्ष 1708 में बहादुर शाह फर्स्ट मुगल शासक के टाइम में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और मृत्यु से पहले गुरु गोविंद सिंह सिखों का नेतृत्व सौंप गए थे पंजाब में बंदा बहादुर को, और हम ये देखते हैं कि बंदा बहादुर जो है उन्होंने पंजाब में सिखों का नेतृत्व संभाला था 1708 से 1716 तक, यानी जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई। फर्रुखसियर के टाइम में बंदा बहादुर और उसके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है और पंजाब में अव्यवस्था फैल जाती है, सिखों का कोई नेता नहीं रहता बंदा बहादुर के बाद में। इस वजह से हम ये देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में जो बंदा बहादुर ने पंजाब में नेतृत्व संभाला था, इन्हें सच्चा बादशाह और विभिन्न नामों से इनको पुकारा गया था, सच्चा बंदा, सच्चा बादशाह, कई इनको उपाधियां प्रदान की गई थी। लेकिन 1716 में फर्रुखसियर के टाइम में इनकी मृत्यु के बाद में पंजाब में सिखों को सर उठाने का मौका नहीं मिला, मुगल सूबेदारों ने उनको कुचल दिया। लेकिन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान जो पंजाब में अव्यवस्था फैली, उसी का लाभ उठाकर दोबारा सिख नेता जो है आगे बढ़े, जिसमें इस समय नाम आता है कपूर सिंह का, या कर्पूर सिंह जिसे कहा जाता है। कई बुक्स में कर्पूर सिंह मिलेगा, कई बुक में आपको कपूर सिंह मिलेगा। इस दौरान कर्पूर सिंह ने फिर से सिखों को नेतृत्व देने की कोशिश की थी, और ये संबंधित थे मुख्य रूप से पंजाब के फैजलपुर से, पंजाब के फैजलपुर से संबंधित थे। इस समय जकारिया नाम का व्यक्ति जो है एक मुगल गवर्नर सूबेदार जो है पंजाब में था, और उसी टाइम में कपूर सिंह ने जो है फैजलपुर के कपूर सिंह ने सिखों को नेतृत्व देने की शुरुआत की थी। और जकारिया नाम के मुगल सूबेदार ने इस दौरान सिखों के साथ में समझौता करते हुए उन्हें जागीरें प्रदान की, बहुत सी नवाबी बांटी थी, और कर्पूर सिंह को मान्यता प्रदान की थी सिखों के नेता के तौर पर मुगल सूबेदार जकारिया ने इस दौरान। लेकिन कालांतर में जस्सा सिंह आहूलवालिया नामक व्यक्ति ने जो है सिखों को तेजी से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जस्सा सिंह आहूलवालिया का नाम भी इस दौरान जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कपूर सिंह के बाद में जस्सा सिंह आहूलवालिया ने नेतृत्व देने की कोशिश की थी। और जस्सा सिंह आहूलवालिया जो है इसके टाइम में पंजाब में सिख जो कृषक थे, किसान थे, वो कई जत्थों में यानी कई दलों में बट गए थे। यानी इसी के टाइम में हम बोल सकते हैं मिसल व्यवस्था की शुरुआत हुई। मिसल व्यवस्था किसे बोलते हैं? मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है एक समान, या कहा जाता है इसे एक जैसा। एक समान, या इसे कहा जाता है एक जैसा। और जस्सा सिंह आहूलवालिया के टाइम में 12 मिसलों में बट गया था, 12 दलों में बट गया था पंजाब, और सभी मिसलों का एक झंडा होता था, अलग झंडा होता था, सभी मिसलों का अलग निशान होता था, और सभी मिसलों का अपना अलग नाम होता था। जैसे आहूलवालिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, सुकर चुकिया मिसल, फुल्किया मिसल, यानी 12 मिसलें थी, 12 जत्थे थे, 12 दल थे, और उनके अपने अपने झंडे थे, उनके अपने अपने नाम थे, उनका अपना अपना निशान था। और इसी दौरान पंजाब में 1753 में एक सिस्टम शुरू हुआ जिसे हम बोलते हैं राखी प्रथा। 1753 में राखी प्रथा की शुरुआत हुई, और राखी प्रथा के अंतर्गत व्यवस्था ये की गई कि अगर जो सिखों को अपने आप को राजनीतिक तौर पर विकसित करना है तो उनके पास में अच्छा फंड होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए जिससे कि इसका विकास किया जा सके, और उसके लिए राखी प्रथा सिस्टम की गई। और राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव एक इकाई के तौर पर जो है अपने उपज का 1/5 भाग जो है राखी प्रथा के अंतर्गत दल खालसा को प्रदान करता था। दल खालसा जो है इसकी स्थापना जस्सा सिंह आहूलवालिया के टाइम में हुई थी,
और दल खालसा जो है सिखों को राजनीतिक तौर पर विकसित करने के लिए इसकी स्थापना हुई। और राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव की एक इकाई अपनी उपज का 1/5 यानी 5वां भाग जो है दल खालसा को प्रदान करता था, जिससे कि सिखों को राजनीतिक तौर पर जो है विकसित किया जा सके। आने वाले टाइम में आधुनिक पंजाब राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक पंजाब राज्य, इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है सुकर चुकिया मिसल को। सुकर चुकिया मिसल 12 मिसलों में से एक थी, और इस वजह से हम बोल सकते हैं सुकर चुकिया मिसल को श्रेय दिया जाता है क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह सुकर चुकिया मिसल से संबंधित थे, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आधुनिक पंजाब राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है सुकर चुकिया मिसल को। महाराजा रणजीत सिंह की तरफ चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, इनका टाइम पीरियड जो है 1792 से 1839 तक का टाइम पीरियड है महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह सुकर चुकिया मिसल से संबंधित थे। इनका विवाह जो है वो कन्हैया मिसल में हुआ था। इस वजह से तेजी से जो है इनको राजनीतिक क्षमता प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ, और तेजी से इन्होंने इसका विकास किया। और अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की इन्होंने सहायता की थी। इस वजह से जमान शाह ने 1799 में महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा की उपाधि इनको काबुल के शासक, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से प्राप्त हुई थी। जमान शाह उस दौरान अफगानिस्तान यानी काबुल के प्रमुख शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह से पहले पंजाब राज्य जो है ये अपना विस्तार कर चुका था, और जस्सा सिंह आहलूवालिया के दौरान कर चुका था, यानी सहारनपुर से अटक तक, और इसके अलावा मुल्तान, कांगड़ा, जम्मू आहलूवालिया के टाइम में, जस्सा सिंह आहलूवालिया के टाइम में पंजाब राज्य में शामिल हो चुके थे। लेकिन इसको और ज़्यादा विकास दिया सुकर चुकिया मिसल के महाराजा रणजीत सिंह ने। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी जो है वो स्थापित की थी लाहौर में। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार देख चुका हूँ। पंजाब राज्य महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में उसकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में लाहौर और अमृतसर दोनों होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अमृतसर को टिक करते हैं, जबकि राजधानी उनकी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने आने वाले टाइम में भंगी मिसल के अंतर्गत जो प्रमुख हिस्से थे उन सभी पर अधिकार कर लिया था। यानी हम ये देखते हैं कि 1799 से 1805 के बीच में भंगी मिसल से इसने लाहौर, अमृतसर के हिस्से जीत लिए थे। यानी लाहौर, अमृतसर के हिस्से भंगी मिसल के अधिकार क्षेत्र में थे और उनसे इसने जीत लिए थे। लाहौर, अमृतसर, अंबाला, मलेरकोटला, इन सभी हिस्सों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें हम फरीदकोट का नाम भी रखेंगे। फरीदकोट, मलेरकोटला, अंबाला, ये सभी हिस्से इनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। लेकिन अमृतसर नगर पर जब इनका अधिकार हो गया तो इन्होंने इसको अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित कर लिया, लेकिन इनकी राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर ही रही। यानी जब हमसे सिर्फ राजधानी पूछा जाता है तो हमें लाहौर ही करना होगा। अमृतसर धार्मिक दृष्टि से, खासकर सिखों के धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अमृतसर पर अधिकार करने के पश्चात में इन्होंने जो सतलुज नदी को पार किया था, सतलुज जो रिवर को पास किया था, तो इस वजह से पंजाब राज्य की सीमा अब जो है अंग्रेज़ों को छूने लगी थी। हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि 1803 में अंग्रेज़ों का अधिकार दिल्ली तक हो गया था। इस वजह से पंजाब राज्य की सीमा जो है अब डायरेक्ट जो है अंग्रेज़ों को छूने लगी थी, ब्रिटिश राज्य को छूने लगी थी। इस वजह से लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने मेटकाफ को, चार्ल्स मेटकाफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के पास में भेजा। लॉर्ड मिंटो के टाइम में, और इसको लॉर्ड मिंटो फर्स्ट बोल सकते हैं हम, चार्ल्स मेटकाफ
को भेजा और चार्ल्स मेटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ में प्रसिद्ध ऐतिहासिक संधि की 1809 ईस्वी में, जिसे हम बोल सकते हैं अमृतसर की संधि। इस संधि के अंतर्गत पंजाब राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित की गई थी, पूर्वी सीमा ईस्टर्न बाउंड्री निर्धारित की गई थी, और वो निर्धारित की गई थी सतलुज नदी। यानी पंजाब राज्य अमृतसर की संधि के अंतर्गत कभी भी सतलुज नदी को क्रॉस नहीं करेगा। सतलुज नदी उसकी पूर्वी सीमा है, और पंजाब राज्य जो है अमृतसर की संधि के अंतर्गत उत्तरी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में अपना विस्तार करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उन हिस्सों में जो है कितना भी अपना विस्तार कर सकता है। आने वाले टाइम में रणजीत सिंह ने जो पंजाब राज्य का विस्तार किया, तो पंजाब राज्य की सीमा डायरेक्ट अफगानिस्तान को छूने लगी थी, लेकिन रणजीत सिंह ने 1839 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक कभी भी सतलुज नदी को क्रॉस नहीं किया, सतलुज नदी के पूर्व में अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। तो 1809 में अमृतसर की संधि के पश्चात में जो राज्य का विस्तार किया, वो किया था उत्तर पश्चिमी हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट हिस्से में किया था। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान राज्य को पंजाब राज्य में मिला लिया था 1818 में, और अगले ही वर्ष 1819 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है कश्मीर राज्य को मिला लिया जाता है पंजाब राज्य में। और पेशावर राज्य भी इनके अंतर्गत आ जाता है 1823 ईस्वी में। यानी तेजी से पंजाब राज्य का विस्तार किया गया 1818 में मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर में, और 1823 में पेशावर राज्य पर अधिकार हो गया था महाराजा रणजीत सिंह का। इस दौरान रशिया तेजी से अपना विस्तार करता आ रहा था, और रशिया के विस्तार की वजह से अफगानिस्तान पर नज़र थी रशिया की। तो ऐसे टाइम में संधि की गई थी 1829 में महाराजा रणजीत सिंह, अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा और अंग्रेज़ों के बीच में। शाह शुजा की बात करूं तो शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने में महाराजा रणजीत सिंह ने सहयोग किया था। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का परपौत्र था, और उसे गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। हमने ये किया था कि नादिर शाह 1739 में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित करके कोहिनूर का हीरा तख्ते ताउस अपने साथ ले गया था। वो कोहिनूर का हीरा भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को प्रदान किया। यानी कोहिनूर का हीरा वापस भारत में प्रवेश करता है शाह शुजा के माध्यम से महाराजा रणजीत सिंह के पास में। और जब पंजाब राज्य पर 1849 में डलहौजी अधिकार करेगा, तो वो कोहिनूर का हीरा चला जाता है अंग्रेज़ों के पास में आने वाले टाइम में। आगे हम देखते हैं कि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और एग्जैक्ट जो डेट थी वो थी 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी सेना का विकास किया था, निर्माण किया था। फौज ए आइन इन्होंने नाम दिया था अपनी सेना को, फौज ए आइन। उस दौरान जिस समय रणजीत सिंह थे, उस दौरान एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। अंग्रेज़ों के बाद में इन्हीं का नंबर लगता था। यानी 18वीं शताब्दी में एशिया में द्वितीय नंबर पर कौन सी सेना थी, तुम बोल सकते हैं पंजाब राज्य की सेना थी। फौज ए आइन इसका नाम था। और महाराजा रणजीत सिंह ने सिक्के जारी किए थे, जिसे हम बोलते हैं नानक शाही सिक्के। यानी नानक शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे, तुम बोल सकते हैं पंजाब राज्य से संबंधित थे। और लॉर्ड वेलेस्ली पंजाब राज्य के दौरान जो है अपना गवर्नर जनरल था, लेकिन पंजाब ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को नहीं अपनाया था। यह आपको ध्यान रखना होगा। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में खड़क सिंह कुछ समय तक शासक रहा। उसके बाद में कुछ समय तक नौनिहाल सिंह शासक रहा, और
कुछ समय के लिए शेर सिंह शासक रहा, लेकिन जल्द ही इनको अपदस्थ करके, इनको गद्दी से उतार कर राजमाता झिंदन-बाई, रणजीत सिंह की पत्नी झिंदन-बाई, इसने अपने अल्पवयस्क पुत्र यानी जिसकी बहुत कम आयु थी, दिलीप सिंह, उससे पंजाब का शासक नियुक्त किया और खुद उसकी संरक्षिका यानी रेजिडेंट बन गई। रेजिडेंट का मतलब यह है, संरक्षिका का मतलब यह है कि जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता तब तक पूरे डिसीजन जो है झिंदन-बाई लेगी। तो इसने इनको अपदस्थ करके जो है दलीप सिंह को गद्दी पे बिठाया। कब बैठाया? 1843 में। 1839 से 1843 तक सीक्वेंस में खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह का नाम आता है शासक के तौर पर। इनको अपदस्थ करके महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी राजमाता झिंदन-बाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य पर उसी का अधिकार हो गया, क्योंकि वो संरक्षिका रेजिडेंट बन गई पंजाब राज्य की। हमने किया है 1809 में अमृतसर की संधि, जिसके अंतर्गत, अमृतसर की संधि के अंतर्गत सतलुज नदी पंजाब राज्य की पूर्वी सीमा थी, लेकिन इस समय जो विशाल सेना थी सिखों की, उस पर इनका कंट्रोल नहीं रहा और वो सिख सेना जो है सतलुज नदी को क्रॉस करके जो है पूर्व की तरफ बढ़े थे, जिसका मतलब था सतलुज नदी को क्रॉस करना यानी अमृतसर की संधि को तोड़ना। और इस वजह से अंग्रेजों और सिखों के बीच में प्रसिद्ध दो ऐतिहासिक युद्ध हुए, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में ये युद्ध हुआ था। गवर्नर जनरल इस समय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर और इस समय थे लॉर्ड डलहौजी। ये आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम में लॉर्ड हॉर्डिंग और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है 1845 से 46 के बीच में हुआ था और सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो हुआ था 1848 से 49 के बीच में। (1848 से 1849 के बीच में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंतर्गत सिख जो है 1845 में मदुकी, फिरोज शाह, ओलीवाल, सोवराव, इन सभी जगह पर पराजित हुए थे मुख्य रूप से। और आखिरकार 1846 में इन्होंने संधि की थी और उस संधि को हम बोलते हैं लाहौर की संधि। और इस संधि के अंतर्गत फर्स्ट युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों ने इनके ऊपर युद्ध हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना निर्धारित किया था और पैसा वसूल करने के लिए 50 लाख रुपए में कश्मीर गुलाब सिंह नामक व्यक्ति को बेच दिया था राजा गुलाब सिंह को। और पंजाब राज्य में सिखों की सेना, पैदल सेना 20,000 रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ये निर्धारण किया गया था। और घुड़सवार सेना जो है केवल 12,000 रहेगी, ये निर्धारित किया गया था। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट सेना जो है पंजाब राज्य में रहेगी नज़र रखने के लिए और उसकी सहायता के नाम पर यह रखी जाएगी, जिसका खर्च जो है पंजाब राज्य को उठाना पड़ेगा, ये निर्धारित किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में लाहौर की संधि हो रही है, मुल्तान की संधि हो रही है और भैरोवाल की संधि हो रही है अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन जल्द ही 1848 तक आते आते मुल्तान के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था मूलराज, उसने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए विद्रोह कर दिया, जो एक पंजाब का प्रमुख सरदार था। और उसी का परिणाम था सेकंड एंग्लो सिख वॉर। और इस वॉर के अंतर्गत 2 युद्ध हुए थे, जिसका नाम है चिलियान वाला का युद्ध और इसके अलावा जो है गुजरात का युद्ध। चिलियान वाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध सेकंड एंग्लो सिख वॉर से संबंधित है।
चिलियानवाला का युद्ध जो है ये अनिर्णित युद्ध था, ना तो सिख इसमें पराजित हुए और ना ही अंग्रेज इसमें पराजित हुए, अनिर्णित युद्ध था। और इस युद्ध में लॉर्ड गफ सेनापति थे अंग्रेज़ों के, और अनिर्णित युद्ध होने की वजह से लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया था, और चार्ल्स नेपियर ने प्रसिद्ध गुजरात का युद्ध किया। गुजरात जो है स्टेट का नाम है आज की डेट में इंडिया में, लेकिन मैं जिस गुजरात की बात कर रहा हूँ वो एक जगह का नाम है पंजाब में, जहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में 1849 में। और इंडियन हिस्ट्री में गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से भारी तोपों का प्रयोग हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था दोनों में। और इस निर्णायक युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिखों को पराजित कर दिया, यानी सिखों पर अंतिम रूप से विजय, औपचारिक रूप से विजय जो अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई वो गुजरात के युद्ध से प्राप्त हुई। और हम ये देखते हैं कि 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और 30 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, औपचारिक रूप से अधिकार कर लिया। और दलीप सिंह और झिंदन भाई इन दोनों को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ जाने के बाद में कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में दलीप सिंह की मृत्यु हो जाती है, और जो कोहिनूर हीरा इस समय शाह सुजा से पंजाब को मिला हुआ था उस पर अधिकार हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। महारानी को वो प्रदान कर दिया गया। आधा जो है कोहिनूर का हीरा आज भी बर्किंघम पैलेस म्यूजियम में रखा है, और आधा जो है ब्रिटिश ताज में जड़वा दिया गया। यहाँ पर समाप्त हो जाता है पंजाब राज्य। और हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल राज्य, क्योंकि भारत का पहला राज्य बंगाल था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ था। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल राज्य पर अधिकार होने के बाद में तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज्यों पर अधिकार करना शुरू किया, और एक टाइम के बाद में जो है लगभग संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल राज्य। तब तक के लिए जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जो है अपना प्यार जो है हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद।